चलिए बच्चों, आज मूव करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म टॉपिक पर। बड़ा आसान सा टॉपिक है बच्चों। बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन अपनों को मेनली फोकस करना है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर हम फोकस करेंगे। देखिए बच्चों, मैमल जो होते हैं वो एबिलिटी रखते हैं यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की, और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का रीजन क्या है, ताकि हम यूरिन से ज्यादा क्या कर सकें, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकें। यानी कि यूरिन के थ्रू जो वाटर बाहर जाएगा बॉडी से, उसको पहले ही क्या कर सकें, रीअब्जॉर्ब कर सकें। इसलिए हमारे मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके थ्रू यूरिन को 4 टाइम अप्रॉक्स कॉन्सेंट्रेट करके रिलीज किया जाता है बड़ा आसान सा। मेरे साथ कनेक्ट होइएगा बच्चों। देखें, अगर बात करें, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेट यूरिन। इसमें हेल्प कौन करेगा बच्चों, द हेनलेज लूप एंड वासर एक्टा। आप जानते हैं वासर एक्टा किसे बोलते हैं हम, हेनले लूप के अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मिलता है उसे हम बोलते हैं वासर एक्टा। और हेनलेज लूप किसका लॉन्ग होता है, यह भी हम जानते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का। यानी कि यहां पर इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए जो नेफ्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बच्चों। अभी हम देखते हैं कि क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए बच्चों, द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द 2 limbs ऑफ हेनलेज लूप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म अ काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसी तरह अगर बात करें, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द 2 limbs ऑफ वासर एक्टा इज ऑल्सो इन काउंटर करंट पैटर्न। हम देखते हैं बच्चों, जब मेडुलरी पिरामिड की स्टडी करते हैं तो जो लूप ऑफ हेनले होता है उसके अंदर हम जब फ्लूइड को फ्लो करते हुए देखते हैं तो आप जानते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बनता है। इसके अंदर हम इन फ्लूइड को देखते हैं तो ये क्या होते हैं, काउंटर करंट पैटर्न में। इसी तरह वासर एक्टा भी जो होती है वो भी असेंडिंग वासर एक्टा एंड डिसेंडिंग वासर एक्टा के फॉर्म में होती है। हम कहते हैं जो ब्लड इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो भी क्या बना रहा है, काउंटर करंट पैटर्न बना रहा है। आइए देखते हैं बच्चों, the proximity between the Henle's loop and Vassar acta as well as the counter current in them helps in maintaining an increased osmolarity towards the inner medullary interstitium। बच्चों देखो बच्चों, हम जानते हैं हम ऑस्मो रेगुलेटर हैं। हमारी बॉडी की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर बच्चों। लेकिन मेडुलरी पिरामिड के अंदर आप जानते हैं हमने किडनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक पार्ट था कॉर्टेक्स एंड एक पार्ट था मेडुला। मेडुलरी पिरामिड में हम जब मूव करते हैं उसके टिप तक, तब हमें मिलती है ये मेडुलरी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ते हुए मल्टीपल टाइम्स में। 300 से हम देखते हैं कि जब हम टिप तक पहुंचते हैं तो वहां पर हमें मिलती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यह हमें मिलती है सीक्वेंस में बढ़ती हुई, जिसे हम डिनोट करते हैं 600, 900 एंड 1200 बच्चों। अब देखें बच्चों, इसका फायदा क्या होता है। अगर बात करें, आप जानते हैं अपनी किडनी में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला बच्चों। हमने सबसे पहले यहां पर जो ड्रॉ किया है बच्चों, इस मेडुलरी पिरामिड को आप इमेजिन कीजिएगा, और मेडुलरी पिरामिड के अंदर वासर एक्टा को एंटर होते हुए दिखाया है। ये वासर एक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है बच्चों, और ये वासर एक्टा का असेंडिंग पार्ट है बच्चों। आपको याद रखना है कि मेडुलरी पिरामिड के टिप तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास उसके अंदर जो ऑस्मोलरिटी होती है वो 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर पहुंच जाती है। अब क्या होता है बच्चों, अगर बात करें इस वासर एक्टा की, तो वासर एक्टा के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होगी, 300 होगी। लेकिन जैसे जैसे ब्लड 1200 तक अप्रोच करेगा मेडुलरी पिरामिड की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को, तो इसके अंदर भी जो ऑस्मोलरिटी है वो भी क्या होती चली जाएगी बच्चों, इंक्रीज होती चली जाएगी। अभी कैसे इंक्रीज होती चली जाएगी इसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। एंड जैसे ही मेडुलरी पिरामिड के इस 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर को बच्चों ये टच कर लेगी, हम देखते हैं वापिस से लूप बनाती है और उसे हम बोलते हैं असेंडिंग वासर एक्टा। और असेंडिंग वासर एक्टा जो कि अब घटते हुए, डिक्रीज होते हुए मेडुलरी पिरामिड की बच्चों ऑस्मोलरिटी को फेस करेगी। तो हम देखते हैं इसके अंदर भी जो फ्लूइड ट्रेवल कर रहा है उसकी ऑस्मोलरिटी भी क्या होती चली जाती है बच्चों, कम होते चली जाती है। एंड फाइनली बच्चों ये 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होते हुए बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। इसी तरह अगर बात करें, यह है डिसेंडिंग वासर एक्टा बच्चों, और बात करें यह है असेंडिंग वासर एक्टा। अब हम बात करते हैं बच्चों लूप ऑफ हेनले की। आप जानते हैं लूप ऑफ हेनले के अंदर हमारे पास पार्ट होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बच्चों। यह है इसका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और यह है बच्चों इसका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बच्चों। हमें मेनली फोकस यही करना है, इसलिए मैंने यहां पर पीसीटी एंड डीसीटी वाले पार्ट पे फोकस नहीं किया, मैंने सिर्फ लूप ऑफ हेनले पे फोकस किया है और वासर एक्टा पर फोकस किया है बच्चों। अब देखें बच्चों, जब लूप ऑफ हेनले में अगर बात करें तो पीसीटी से आता हुआ दिखाई देता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर का फिल्ट्रेट,
एंड ये फिल्टर जब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में ट्रेवल करता हुआ दिखाई देता है तो हमें इसके टिप में यहां पर मिलती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, क्योंकि सराउंडिंग में भी क्या है, बढ़ती हुई ऑस्मोलरिटी है बच्चों। इसी तरह जब वापस से ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है तो वापस से डिक्रीज होती हुई ये बाहर की मेडुलरी ऑस्मोलरिटी को फेस करेगा, तो इसके अंदर भी जो ऑस्मोलरिटी होती है बच्चों ये भी कम होते हुए चली जाती है। अब बच्चों इसका फायदा क्या है देखते हैं बच्चों। देखें क्या होता है इस काउंटर करंट मैकेनिज्म का फायदा। हम चाहते हैं बच्चों कि जो मेडुलरी पिरामिड है वहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मल्टीपल टाइम में इंक्रीज है बच्चों, वो मल्टीपल टाइम में इंक्रीज रहे बच्चों। अब इसको मेंटेन रखने के लिए यहां पर काउंटर करंट पैटर्न बनता है बच्चों। इस काउंटर करंट पैटर्न का सिग्निफिकेंस समझिएगा बच्चों। अगर बात करें हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो आप जानते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जबकि इम्परमिएबल होता है बच्चों वाटर के लिए। अब ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है बच्चों, इनमें से ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये बाहर निकलेंगे। ये बाहर निकलते हुए इलेक्ट्रोलाइट जो हैं ये डिसेंडिंग वास्ता रेक्टा के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देते हैं। आप भी जानते हैं जब वास्ता रेक्टा डिसेंड डाउन होगी तो इसको बाहर की बढ़ती हुई ऑस्मोलरिटी को फेस करना है, तो सोल्यूट इसके अंदर कम है, यहां पर सोल्यूट ज्यादा होंगे तो ये NaCl जो है इसके अंदर मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। अब अगर NaCl यहां पर मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा तो अंदर की तरफ ऑस्मोलरिटी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। जब तक हमारे पास 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक ऑस्मोलरिटी इस फ्लूइड की जो कि इस ब्लड के अंदर बह रहा है, इस वास्ता रेक्टा के अंदर फ्लो कर रहा है, वो अचीव ना हो जाए तब तक हम देखेंगे कि सोल्यूट जो है यहां पर एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये सोल्यूट यहां पर पहुंच गए वास्ता रेक्टा के अंदर, ये सोल्यूट अब मूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे हमें इस वास्ता रेक्टा वाले पार्ट से। एंड जब ये असेंडिंग वास्ता रेक्टा में पहुंचेंगे सोल्यूट, तब ये क्या करेंगे बच्चों, अब बाहर की मेडुलरी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज होती हुई को फेस करेंगे। तो यहां से सोल्यूट बाहर निकलेंगे बच्चों, और ये बाहर निकलकर कहां सिचुएटेड होने शुरू हो जाएंगे, इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर। अब यानी कि हम कह सकते हैं कि मेडुलरी पिरामिड के अंदर सोल्यूट यहीं प्रेजेंट रहेंगे। यहां पर बच्चों हमें इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर इन सोल्यूट्स को रखना जरूरी है, इसका रीजन भी अभी अपने अप्रोच करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है बच्चों, उसके अंदर भी हमने बात की थी कि उसका जो लास्ट सेगमेंट होता है, डिस्टल सेगमेंट होता है, वहां से हम देखते हैं कि यूरिया जो है वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है एक स्मॉल अमाउंट में। एंड ये यूरिया बच्चों अपने को याद रखना है कि वापिस से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर एंटर होता हुआ दिखाई देता है। एंड ये यूरिया जो है वापिस से मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा हमें कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कुल मिला के बच्चों ये यूरिया कभी कभी तो यहां पर भी प्रेजेंट रहा। तो ये यूरिया और NaCl हम देखते हैं कि इस मेडुलरी पिरामिड की जो मल्टीपल टाइम के अंदर इंक्रीज हुई थी ऑस्मोलरिटी, हमने देखा 600, 900, 1200, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्या फायदा है बच्चों, हमने मेडुलरी पिरामिड की इस मल्टीपल ऑस्मोलरिटी को क्यों जनरेट किया बच्चों। इसका फायदा यह हो जाएगा बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे पास इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारा वाटर भी जा रहा होगा। आप जानते हैं कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बहुत सारे नेफ्रॉन को कनेक्ट करता है। हम देखते हैं कि हमारी किडनी के अंदर अगर एक किडनी में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 250 कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि 4000 नेफ्रॉन को, अप्रोक्सीमेटली बच्चों नंबर है, 4000 नेफ्रॉन को कनेक्ट करती है। आप सोचो इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो फिल्ट्रेट जा रहा होगा उसमें वाटर भी बहुत सारा होगा। तो आपकी एनसीईआरटी लिखती भी है कि फाइनली जबकि इस मेडुलरी पिरामिड में बच्चों, ये मेडुलरी पिरामिड की इमेजिन कीजिएगा, मेडुलरी पिरामिड में क्योंकि यहां पर बहुत सारे सोल्यूट है, यानी कि यहां पर ऑस्मोलरिटी बहुत ज्यादा है, तो यहां कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में से वाटर क्या करना शुरू कर देगा बच्चों, बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हम वाटर को क्या कर पाते हैं बच्चों, रीअब्जॉर्ब कर पाते हैं। समझ में आई बच्चों कि रीअब्जॉर्प्शन वाटर का इस कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट से मैक्सिमम किया जा सके, इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, मेडुलरी पिरामिड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं। और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट करने के लिए हमारे पास कौन से सॉल्यूट होते हैं बच्चों, NaCl, एंड हम बात करते हैं यूरिया की। और ये NaCl और यूरिया यही रहे, इसके लिए हमारे पास वासा रेक्टा ये इस तरह से लूप बनाते हुए दिखाई देती है, इसके अंदर काउंटर करंट पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है बच्चों। अगर बात करें, हमने बहुत वाटर को क्या किया, रीअब्जॉर्ब किया, और इसके कारण से हमारा यूरिन क्या हुआ बच्चों, कॉन्सेंट्रेट रिलीज हुआ। हम कहते हैं नियर अबाउट 4 टाइम जो है हमारा यूरिन क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेट होता है। आप समझते हैं बच्चों, द ग्रेडियंट किसके थ्रू जनरेट हुई बच्चों, कौन था इसके लिए रेस्पॉन्सिबल, तो NaCl एंड यूरिया।
इसी तरह बात करें बच्चों, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बच्चों, विच इज एक्सचेंज्ड बाय डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। जैसा कि अभी हमने देखा, NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। हमने देखा वासा रेक्टा जो असेंडिंग लूप बना रही थी, उससे NaCl वापस रिटर्न कहां हो रहा था, इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर। Similarly, a small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. The above described transport of substances facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism बच्चों। This mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from बच्चों किस डक्ट से हमने बात की थी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, thereby concentrating the filtrate, यानी यूरिन को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं। Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrate than the initial filtrate formed। बच्चों अब अपने फोकस करते हैं, मेन क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में इस टॉपिक पर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म किस लिए की जाती है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म बच्चों यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ताकि वाटर मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब किया जा सके। दूसरा, काउंटर करंट मैकेनिज्म में कौन से नेफ्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको याद रखना है बच्चों जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्यों बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं लूप ऑफ हेनले लॉन्ग किसका होता है, तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, और यही लूप ऑफ हेनले तो टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड तक हमें पहुंचता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मेडुलरी पिरामिड की ऑस्मोलरिटी को फेस करता हुआ दिखाई देगा। एक क्वेश्चन बनता है कि मेडुलरी पिरामिड की कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को जनरेट कौन करता है, तो याद रखना है बच्चों NaCl एंड यूरिया। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन बनता है कि यूरिन कितने टाइम कॉन्सेंट्रेट रिलीज किया जाता है, तो बच्चों 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट रिलीज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों 2 टर्मिनोलॉजी और है, एक है हमारे पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। बच्चों जो लूप ऑफ हेनले का काउंटर करंट होता है वो क्या करता है, वहां से ही तो क्या हुए, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकले, और इसी इलेक्ट्रोलाइट्स ने तो क्या किया, मेडुलरी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मल्टीपल टाइम में इंक्रीज किया। इसलिए बोलते हैं कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो होता है वो होता है लूप ऑफ हेनले का काउंटर करंट। अगर हम देखते हैं वासा रेक्टा, तो वासा रेक्टा का काम क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से NaCl को लिया, एंड जब वासा रेक्टा का असेंडिंग पार्ट आया तो उसने NaCl को वापस कहां छोड़ दिया, इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर। तो इस काउंटर करंट का यानी वासा रेक्टा का काउंटर करंट का काम होता है एक्सचेंज करने का। तो हम कहते हैं कि वासा रेक्टा का काउंटर करंट होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर का। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर कौन प्ले करता है, तो लूप ऑफ हेनले, एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर कौन फॉर्म करता है, तो वासा रेक्टा। बच्चों ये अपने को याद रखना है, ये क्वेश्चन बनते हुए दिखाई देते हैं हमें। अब अगर बात करें बच्चों आपके एनसीईआरटी में हम देखें फिगर बच्चों 19.6 जो कि पेज नंबर 296 पर है, तो इसको हम एक बार देखते हैं बच्चों, समझिएगा। अगर बात करें हमारे पास ये है बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर ये है ग्लोमेरुलस का नेटवर्क। जब फिल्ट्रेट बना तो हमने बात की यहां पर ऑस्मोलरिटी कितनी है बच्चों, 300। आप अपने एनसीईआरटी के अंदर नोट कीजिएगा, ऑस्मोलरिटी है 300। जब हम देखते हैं कि ये लूप ऑफ हेनले के अंदर एंटर करता है तो यहां पर, क्योंकि मेडुलरी पिरामिड बच्चों इमेजिन कीजिएगा ये मेडुलरी पिरामिड है, और आप जानते हैं हमने मेडुलरी पिरामिड के अंदर बच्चों क्या कर दिया है, जनरेट कर दिया 600, 900 एंड 1200 मिली ऑस्मोलरिटी को। अब क्या होता है बच्चों, जब फिल्ट्रेट 300 वाला जब इस मेडुलरी पिरामिड में एंटर करेगा तो इसको बाहर की तरफ ऑस्मोलरिटी बढ़ी हुई मिलेगी, तो इसके कारण से क्या होगा बच्चों, पानी या वाटर जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब अगर वाटर बाहर निकल जाएगा तो अंदर की ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब 1200 मिली ऑस्मोलरिटी हमें अचीव होती हुई दिखाई देती है, हम देखते हैं कि यहां पर लूप बनता हुआ दिखाई देता है, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले आप जानते हैं बच्चों परमिएबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब हम देखते हैं कि इसको अब ऊपर की तरफ मूव करना है फिल्ट्रेट को, एंड अब ये फेस करेगा घटती हुई मेडुलरी ऑस्मोलरिटी को बच्चों। तो अब क्या होगा, अंदर की ऑस्मोलरिटी क्या करवानी है बच्चों, कम करवानी है। हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये बाहर की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते हैं, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे तो अंदर की ऑस्मोलरिटी क्या होती चली जाएगी बच्चों, कम होती चली जाएंगी। हम जानते हैं थिक सेगमेंट से तो एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन करवाया जाता है इन इलेक्ट्रोलाइट्स का। हम देखते हैं कि जब ये डीसीटी वाले सेगमेंट पहुंचता है तो एक बार तो हमें डाटा मिलता है 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर का, यानी कि अगर हम बात करें
300 मिली ऑस्मोल पर लीटर वाले पार्ट को कि ये हमारी बॉडी की या फिल्ट्रेट की हम बात करें नॉर्मल ऑस्मोलरिटी है, तो पीसीटी वाले सेगमेंट में तो आइसोऑस्मोटिक होगा, जबकि लूप ऑफ हेनले में इंक्रीज होते हुए हमें सॉल्यूशन दिखाई देगा, ऑस्मोलरिटी जो है इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी, हम बोलेंगे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बनता चला जा रहा है। जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर वापिस से ऑस्मोलरिटी कम हो रही है, इसका मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता चला जा रहा है। और एक टाइम जब डीसीटी वाले पार्ट में हम पहुंचेंगे तो हमें यहां पर 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर मिलेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑस्मोलरिटी जो है वो कितनी है, हाइपोटोनिक है इनिशियल की। इसी तरह हम देखते हैं बच्चों, जब लास्ट सेगमेंट यानी कि इस डीसीटी का लास्ट सेगमेंट देखते हैं तो वहां से वाटर वापस से रीअब्जॉर्ब करवाया जाता है। अगेन हम अंदर की ऑस्मोलरिटी को अचीव करते हैं 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। आप कलेक्टिंग डक्ट की बात करें बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट से फिर वाटर बाहर की तरफ रीअब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसको भी तो फेस करना है बाहर की बढ़ी हुई मेडुलरी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को, तो यहां से भी वाटर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, वाटर बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो फाइनली जो यूरिन होगा, जो यूरिन रिलीज किया जाएगा बच्चों, यूरिन कैसा होगा, ये कॉन्सेंट्रेट रिलीज होगा, हाइपरटोनिक होता हुआ निकलता हुआ दिखाई देगा। अब अगर बात करें बच्चों हमारी वासा रेक्टा की, तो वासा रेक्टा का ये डिसेंडिंग पार्ट बच्चों और ये उसका असेंडिंग पार्ट बच्चों। आप देखें यहां से जो NaCl निकले हैं, NaCl निकले हैं, ये NaCl निकले हैं बच्चों, ये NaCl कहां एंटर करते हुए दिखाया है हमारी एनसीईआरटी ने, इस डिसेंडिंग वासा रेक्टा के अंदर। एंड क्योंकि ऑस्मोलरिटी इसको अंदर की तरफ बढ़ानी है तो हम देखते हैं थोड़ा बहुत वाटर का मूवमेंट भी होता हुआ दिखाई देता है यहां पर। जब वापिस से असेंडिंग वासा रेक्टा बनती है तो असेंडिंग वासा रेक्टा क्या करती है, उन NaCl को जो कि यहां से बाहर निकाले गए थे और इनको ले लिया था डिसेंडिंग वासा रेक्टा ने, उनको वापस क्या करती चली जाती है, रिलीज करती चली जाती है। तो NaCl वापस कहां मेंटेन रह गए, हमारे इस मेडुलरी पिरामिड के अंदर। एंड फाइनली जो है ये वासा रेक्टा हमारा कुछ वाटर को लेते हुए ये बाहर निकलते हुए हमें दिखाई दे जाएगी, जो कि 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर की ऑस्मोलरिटी को रखे हुए है बच्चों। तो बच्चों ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको एज इट इज याद रखना है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें हमारे पास अब आता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बच्चों। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे गौर से सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों तो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करें। यहां पर हमारे पास एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर बच्चों ये है बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के अंदर ये ब्लड वेसल का नेटवर्क जिसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस बच्चों। ये हमारे पास जाता हुआ पीसीटी पार्ट, पीसीटी वाला पार्ट आगे जाके लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट, एंड लूप ऑफ हेनले का ये बच्चों डीसीटी वाला पार्ट। आप देख रहे हैं डीसीटी वाला पार्ट हमने कहां दिखाया है, बोमन कैप्सूल के पास में। अब अगर हम इस चीज को एनलार्ज करें बच्चों तो देखें आप, ये रहा हमारे पास बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के बाद अगर हम बात करें तो ये हमने जो कट सेक्शन लिया है बच्चों, ये है डीसीटी वाला पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल की, जहां से ब्लड सप्लाई होता हुआ दिखाई देता है इस बोमन कैप्सूल के अंदर। एंड देन ग्लोमेरुलस का नेटवर्क बनता है बच्चों, एंड देन इफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड बाहर की तरफ इस बोमन कैप्सूल से लीव होता हुआ दिखाई देता है। अब यहां पर हमारे पास बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, उनको हमें रिकॉग्नाइज करना है बच्चों। हम कहते हैं डीसीटी वाला पार्ट जो कि यहां पर बोमन कैप्सूल के कॉन्टेक्ट में आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पर कुछ सेल्स हमें दिखाई देती है जो कि डार्क ग्रेनुल्स को लिए हुए होती हैं। इन सेल्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं बच्चों मैक्यूला डेंसा के नाम से। कहां पर है मैक्यूला डेंसा बच्चों, डीसीटी के अंदर बच्चों। ये जो पार्ट है ये डीसीटी का पार्ट दिखा रखा है बच्चों, ये यहां का सेगमेंट है, डीसीटी का सेगमेंट है। एंड देन हमने देखा कुछ सेल्स जो कि यहां पर एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल यहां पर डेवलप होती हुई दिखाई देती है, और मेनली बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर। और इन सेल्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल बच्चों। इसी के साथ हम देखते हैं बच्चों, ये तो डीसीटी वाला सेगमेंट हो गया, और ये एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल की हमने बात करी। यहां पर एफरेंट आर्ट्रियोल में हमें सेल दिखाई दी डेवलप होती हुई, कौन सी बच्चों, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जबकि डीसीटी वाले पार्ट में हमें कौन सी सेल दिखाई दी, मैक्यूला डेंसा। इनके बीच में हमें कुछ सेल्स और दिखाई देती हैं बच्चों, जिन्हें हम बोलते हैं लेसिस सेल या फिर पॉलकिसन सेल बच्चों। ये हमारे पास जो पूरा एक कंपार्टमेंट बनता हुआ दिखाई देता है, जिनके अंदर हमारे पास मैक्यूला डेंसा है, हमारे पास जेजी सेल्स है यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स है, प्लस लेसी सेल है। इनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों, जेजी एपरेटस यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस बच्चों। अब हमें जो इंपॉर्टेंट फोकस रखना है वो हमें रखना है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल पर बच्चों। ये क्या रिलीज करती है, इस पर फोकस करेंगे। अगर बात करें बच्चों जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, तो इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स आई, एक तो आई जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल बच्चों, एक आई मैक्यूला डेंसा, और एक आई बच्चों लेसी सेल या फिर जिसे बोलते हैं पॉलकिसन सेल या फिर हम बोले मिजनगियल सेल बच्चों।
अब सबसे पहले बात करते हैं मैक्युलर डेंसा बच्चों, कहां लोकेशन बताई थी मैंने, डीसीटी वाले पार्ट के अंदर। द सेल्स ऑफ डीसीटी एपिथेलियम इन कांटेक्ट विद द आर्ट्रियोलर वॉल आर डेंसर देन अदर एपिथेलियल सेल, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैक्युलर डेंसा। आपको बस बच्चों मैक्युलर डेंसा की लोकेशन याद रखनी है, आपको इसका फंक्शन याद नहीं रखना है। अगर बात करें बच्चों जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, तो बच्चों ये कहां पर थी, द स्मूथ मसल सेल ऑफ द वॉल ऑफ बोथ आर्ट्रियोल्स, एफरेंट और इफरेंट। लेकिन मेनली याद रखना है बच्चों, मेनली कहां पर हमें दिखाई देगी, मेनली एफरेंट आर्ट्रियोल, मेनली एफरेंट आर्ट्रियोल। इन कॉन्टेक्ट विद डीसीटी एपिथेलियम आर सोलन एंड कंटेन डार्क ग्रेनुल्स ऑफ इनएक्टिव रेनिन। बच्चों जेजी सेल का जो काम है वो है रेनिन सीक्रेट करना। अभी हम देखेंगे रेनिन की क्या इंपॉर्टेंस है। दीज आर कॉल्ड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल बच्चों। तो बच्चों मैक्युलर डेंसा की आपको लोकेशन याद रखनी है, ये डीसीटी वाले पार्ट में मिलती है। एंड आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल के बारे में याद रखना है बच्चों, ये एफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल की स्पेशल सेल्स होती हैं। मेनली हम बात करते हैं बच्चों एफरेंट आर्ट्रियोल की, स्मूथ मसल सेल्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, जो कि रिलीज करेंगी बच्चों रेनिन। और रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा रेगुलेशन करने में किडनी फंक्शन को। देखें अगर बात करें बच्चों रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बच्चों, जिसे या हम बोलें रास सिस्टम, RAAS सिस्टम बच्चों, रास सिस्टम। द जेजीए प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल बच्चों, अ फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जिसे हम बोले GFR, can activate the JG cells to release renin, which convert बच्चों एंजियोटेंसिनोजन in blood to angiotensin first and further to angiotensin second। अब क्या है बच्चों, इससे अपने डिटेल में देखते हैं बच्चों। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये हम लेकर आते हैं फाइनली, और एंजियोटेंसिन सेकंड का रोल क्या है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं बच्चों कि अगर हमारी GFR कम हो जाए, या फिर हम बात करें बच्चों अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो GFR क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी फिल्ट्रेशन जो हो रहा था नॉर्मली वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इस फिल्ट्रेशन को वापस इंक्रीज करना होता है, तो हमारा जेजी सेल जो है वो रेनिन सीक्रेट करती है, जो कि लीवर के बनाए हुए एंजियोटेंसिनोजन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, हालांकि इनएक्टिव होता है, उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। एंड इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को अभी हम बात करेंगे अपकमिंग स्लाइड के अंदर। लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है, कहां से आता है बच्चों, लंग्स से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है बच्चों, ये होता है पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर। और आप जैसे जानते हैं कि वासोकॉन्स्ट्रिक्शन अगर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बच्चों तो GFR भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। तो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड जो है एक काम तो करता है बच्चों पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का। आगे हम बात करेंगे ये हमारे हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करता है, जो कि थ्रस्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा। और अगर थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होगा तो हम वाटर का क्या करेंगे बच्चों, इनटेक करेंगे। और अगर वाटर का इनटेक होगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बीपी एक और फिर से क्या होता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। GFR फिर से बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसी तरह हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड जो है बच्चों एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करता है। और ये एल्डोस्टेरोन हमारे डीसीटी वाले पार्ट से Na+ के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है। अगर Na+ का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए तो हम जानते हैं पीछे की तरफ वाटर का मूवमेंट भी हमें दिखाई देगा। और एक बार फिर से हमारा बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू होगा, GFR इंक्रीज होना शुरू होगा। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए बच्चों एंजियोटेंसिन सेकंड बीइंग ए पावरफुल वासोकॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड thereby GFR. Angiotensin second also activate the adrenal cortex to release aldosterone। और आप जानते हैं एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है। एल्डोस्टेरोन causes reabsorption of sodium and water from the distal part of the tubule. This also leads to an increase in blood pressure and GFR. This complex mechanism is generally known as the renin-angiotensin mechanism बच्चों। अब देखें इस मैकेनिज्म को अगर हम डिटेल में देखें तो बच्चों समझिएगा, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो फिर हमारी किडनी के अंदर जो जेजी सेल प्रेजेंट होती है वो क्या रिलीज करती है बच्चों, रेनिन। समझिएगा बच्चों, अब ये रेनिन क्या करता है, लीवर एक फैक्टर बनाता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, हालांकि इनएक्टिव होता है बच्चों। इस एंजियोटेंसिनोजन को बच्चों ये रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। एंजियोटेंसिन फर्स्ट भी बच्चों इसको भी एक्टिव करना है, और इसको एक्टिव करने के लिए जो परमिशन आती है बच्चों वो आती है लंग्स से बच्चों। हमें
लंग्स से हमें याद रखना है एक एंजाइम जिसे हम बोलते हैं ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा बच्चों, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। अब अगर एक बार एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिव हो गया या फिर बन गया तो ये क्या काम करता है बच्चों, ये हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है बच्चों, एंड हम क्या करेंगे, वाटर का इंटेक करेंगे। साथ ही साथ हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर डायरेक्टली एक्ट करता है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन परफॉर्म करवाता है बच्चों। हम देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन करवाता है जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड है। अब जानते हैं एल्डोस्टेरोन अगर निकलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होगा, और अगर वाटर का रिटेंशन होगा बच्चों तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम देखते हैं कि जीएफआर क्या होती हुई दिखाई देती है, इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है। हम देखेंगे हमारा वासोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो एलिवेशन होता हुआ दिखाई देगा ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो फिर जीएफआर क्या होती हुई दिखाई देगी बच्चों, इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों, हमारा थ्रस्ट सेंटर अगर एक्टिवेट हो गया तो हम ड्रिंक करेंगे वाटर को, एंड वाटर ड्रिंक अगर होगा तो बॉडी वॉल्यूम फिर से क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, और बॉडी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो फिर से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, एंड इवेंचुअली हमें जीएफआर हमारी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगी। तो बच्चों जो ब्लड प्रेशर कम हो गया था तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो मैकेनिज्म परफॉर्म की जाती है उसे हम बोलते हैं बच्चों रास मैकेनिज्म। बच्चों ये हमने देखा यहां पर। अब हम बात करते हैं बच्चों और हम कौन कौन से फैक्टर की हेल्प ले सकते हैं इस रेगुलेशन करने के लिए। तो एडीएच मैकेनिज्म बच्चों, आप जानते हैं एडीएच कौन बनाता है, तो हाइपोथैलेमस इसका आंसर है। जिसको रिलीज कौन करता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसे आप न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। आप जानते हैं एडीएच अगर आएगा तो ये डीसीटी वाले पार्ट पर और कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट पर फंक्शन परफॉर्म करवाएगा, एक्वापोरिन को ओपन करवाएगा, एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या करवाता है बच्चों, इंक्रीज करवाता है। यानी कि अगर जीएफआर कम हो जाए, बॉडी वॉल्यूम कम हो जाए तो ये क्या करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाता है, एंड हैंस ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बच्चों जीएफआर इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है। देखिए क्या लिखता है, ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। An excessive loss of fluid from the body can activate these receptor which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone, जिसे हम क्या बोलते हैं ADH, और या फिर हम बोले vasopressin from the neurohypophysis. ADH facilitate water reabsorption from later part on the tubule, thereby preventing diuresis. यूरिन का ज्यादा होने को क्या करेगा बच्चों, रोकेगा। An increase in body fluid volume can switch off the osmoreceptor and suppress the ADH release to complete the feedback. मतलब ये कह रहा है अगर बॉडी वॉल्यूम वापस से अगर इंक्रीज हो जाता है तो वापस से क्या कर दिया जाएगा, एडीएच का सप्रेशन करवा दिया जाएगा, यानी कि हमारा फीडबैक जो लूप है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी बच्चों बॉडी वॉल्यूम कम हो जाता है तो एडीएच का सिक्रेशन करवाया जाता है, और बॉडी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाए तो एडीएच को क्या करवाया जाता है, सप्रेस करवाया जाता है। ADH can also affect the kidney function by its constrictory effect on blood vessel. हम जानते हैं बच्चों ADH को हम वासोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये ब्लड वेसल्स जो हैं उनको क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। This causes an increase in blood pressure. An increase in blood pressure can increase the glomerular blood flow and thereby the GFR, glomerular filtration rate। बच्चों देखिए बच्चों, हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस में हम एक बात करते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड, इसको स्टिमुलेट करता है। आप जानते हैं अगर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाए तो ये क्या करवाएगा, हमारा जीएफआर बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके लिए हम देखते हैं अगर बच्चों हमारी बॉडी में हाइपर ऑस्मोलरिटी अगर होनी शुरू हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाए, ऑस्मोलरिटी अगर इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो ये भी क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। और अगर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये क्या करता है, इस केस में पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू वासोप्रेसिन को रिलीज करवाता है। वासोप्रेसिन बोलो या फिर इसका एक दूसरा नाम बच्चों एडीएच, इनको क्या करवाता है, रिलीज करवाता है। हम देखते हैं वासोप्रेसिन का एक काम ब्लड वेसल को क्या करवाता है बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। वासो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर परफॉर्म होगा तो आर्टेरियल प्रेशर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। इसी तरह हम देखते हैं बच्चों, हम एडीएच की बात करें तो किडनी में ये डीसीटी वाले सेगमेंट पर और कलेक्टिंग डक्ट वाले सेगमेंट पर काम करेगा, और क्या करवाएगा, वहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। हम कहते हैं फाइनली हमारी जीएफआर क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है अगर घट जाए तो। इसी तरह बच्चों बात करें एएनएफ मैकेनिज्म की। अगर अब हम थोड़ा सा अपोजिट चलें, अगर बच्चों ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि हम देखते हैं जीएफआर अगर ज्यादा हो जाए तो अब उसको रोकने के लिए भी तो हमें कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए। तो हमारा हार्ट जो है वो रिलीज करता है बच्चों एएनएफ, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। बच्चों ये क्या करता है, ये हमारे रास मैकेनिज्म को सप्रेस करता है, यानी कि रास मैकेनिज्म का अपोज करता हुआ दिखाई देता है, प्लस ये वासो डायलेशन करवाता है। आप जानते हैं वासो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा बच्चों, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा एंड हेंस जीएफआर इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर हम देखें बच्चों तो वासो डायलेशन अगर हो जाए तो क्या होगा,
ब्लड प्रेशर कम होगा, जीएफआर क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। देखिए बच्चों पढ़ते हैं, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो to the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor बच्चों, ANF. ANF can cause vasodilation यानी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड देयर बाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। मैं कह रहा हूं कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो उस केस में हमारा हार्ट क्या करना शुरू कर देगा, एएनएफ रिलीज करना शुरू कर देगा। एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बच्चों। ये रास मैकेनिज्म क्या करती है, सप्रेस करती है। और अगर बच्चों रास मैकेनिज्म सप्रेस अगर हो जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर एएनएफ अगर आ जाए, इसका मतलब यह है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, सप्रेस। और अगर एल्डोस्टेरोन सप्रेस हो जाएगा तो Na+ का रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा था एल्डोस्टेरोन के कारण से अब वो नहीं होगा। और अब Na+ कहां से जाता हुआ दिखाई देगा, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। इसी तरह बच्चों बात करें, एक मैकेनिज्म और है, इसे बोलते हैं मायोजेनिक मैकेनिज्म बच्चों। मैं सिंपल सा आपको लैंग्वेज में इसका इंट्रोडक्शन देता हूं। अगर बच्चों ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो आप जानते हैं एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड एंटर करता हुआ दिखाई देता है। अब एफरेंट आर्टरियोल की वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर जो है बच्चों वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं और इसके कारण से हम देखते हैं बच्चों एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल के डायमीटर की बात करें बच्चों तो इन्हीं के कारण से हमारे पास ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता था। यानी हमने बात की थी उस समय भी कि अगर फनल शेप स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसका आउटलेट जो है वो तो नैरो है और इनलेट जो है ब्रॉड है बच्चों, अगर इन दोनों की बात की जाए तो हमारे पास एक प्रेशर जनरेट हो रहा था जो कि इसकी वॉल पे पड़ रहा था, जो कि था हमारे पास GHP। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों मायोजेनिक मैकेनिज्म की। अगर बॉमन कैप्सूल के अंदर हम बात करें तो हम देखते हैं एक तो होती है एफरेंट आर्टरियोल बच्चों और एक होती है इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर बड़ा, इफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम। हम देखते हैं अगर बात करें इस एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड का फ्लो अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, यहां पर स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं और उसके कारण से ये एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर क्या होना शुरू हो जाता है बच्चों, कम होना शुरू हो जाता है। अगर मैं स्पेसिफिकली अगर आपको बताऊं तो बच्चों आप जानते हैं एफरेंट आर्टरियोल की वॉल के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होगी और उस स्मूथ मसल के अंदर आप जानते हो कि कॉन्ट्रैक्शन अगर परफॉर्म करवाना है तो ये अपने कॉन्ट्रैक्शन के लिए ECF के कैल्शियम के लिए क्या होते हैं बच्चों, डिपेंडेंट होते हैं। बढ़ता हुआ फ्लो जो है बच्चों यहां पर कैल्शियम के चैनल को ओपन करवा देता है एंड ये कैल्शियम जो है स्मूथ मसल के अंदर पहुंचते हैं बच्चों एंड स्मूथ मसल के अंदर पहुंचेंगे कैल्शियम तो वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होने शुरू हो जाएंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा तो बच्चों एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, ये कम हो जाएगा। और अगर एफरेंट और इफरेंट का डायमीटर कम हो जाएगा तो जो बढ़ा हुआ GFR था वो क्या हो जाएगा, वापिस से बच्चों कम हो जाएगा, क्योंकि GHP यानी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी को ये बताना चाह रहा है इस मायोजेनिक मैकेनिज्म के अंदर। आइए समझते हैं। An increase in blood pressure will tend to stretch the afferent arteriole, which would be expected to increase the blood flow to the glomerulus. The wall of the afferent arteriole, however, respond to the stretch by contraction. This reduces the diameter of the arteriole. किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एफरेंट आर्टरियोल की, and therefore causes increase in the resistance to flow. This myogenic mechanism thus reduces variation in the flow to the glomerulus in case of fluctuation in blood pressure. तो बच्चों आपको याद रखना है मायोजेनिक मैकेनिज्म भी है जो कि बढ़े हुए GFR को, या फिर अगर हम वापस देखते हैं कि अगर GFR वापस कम हो जाए तो ये अपना डायमीटर को वापस से क्या कर लेती है, नॉर्मल कर लेती है। तो कुल मिला के अगर कुछ फ्लक्चुएशन आता हुआ दिखाई देता है ब्लड प्रेशर में तो ये भी क्या करती है, मैकेनिज्म अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेगुलेशन करवाने के लिए। अब अगर बात करें बच्चों अदर ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन में क्या इफेक्ट होता है, हम बात करें बच्चों एक एक करके ऑर्गन्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों लंग्स की। लंग्स की अगर बात करें बच्चों तो आपको याद रखना है सिंपल कुछ पैरामीटर है कि ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं वो 200 ml पर मिनट की रेट से CO2 को बाहर की तरफ निकालते हुए दिखाई देते हैं। आप जानते हैं हम एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, तो एक्सपायरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों 200 ml पर मिनट की रेट से CO2 को क्या करते हैं बच्चों बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। बहुत बड़ा डाटा है बच्चों, हम पर मिनट की बात कर रहे हैं, याद रखना है डाटा अपने को। साथ ही साथ बच्चों 400 ml ऑफ वाटर पर डे ये भी हम लंग से रिलीज करते हुए दिखाई देते हैं बच्चों। डिफरेंट वोलेटाइल मटेरियल आर ऑल्सो रेडिली एलिमिनेटेड थ्रू द लंग्स बच्चों, यानी जो भी वोलेटाइल सब्सटेंसेस होंगे वो भी हमें क्या दिखाई देंगे, लंग्स के थ्रू एक्सपायरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं ये बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई देंगे। तो लंग्स भी जो है बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर।
इसी तरह बात करें बच्चों स्किन के अंदर, तो स्किन के अंदर हम बात करेंगे बच्चों दो तरह की ग्लैंड की, एक तो है बच्चों स्वेट ग्लैंड और एक बच्चों है सीबेसियस ग्लैंड। बच्चों आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन है, तो बच्चों इनके सारे पैरामीटर्स भी याद रखने हैं। आप देखिए मेरे साथ, स्वेट ग्लैंड की अगर बात करें बच्चों तो क्या रिलीज करती है, स्वेट। अब स्वेट का क्या हम देखते हैं सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, देखिए स्वेट के अंदर बच्चों मेनली तो वाटर ही है, 99.5% वाटर, लेकिन इसके अंदर NaCl भी प्रेजेंट होता है, यानी कि NaCl भी इसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। लैक्टिक एसिड की बात कर लो, थोड़ा बहुत यूरिया की बात कर लो, अमीनो एसिड की बात कर लें एंड ग्लूकोज की बात कर लें। तो स्वेट के थ्रू बॉडी इन एलिमेंट्स को क्या करते हुए दिखाई देती है, एक्सक्रीट आउट होते हुए दिखाई करती है। तो बच्चों आपको अगर कभी क्वेश्चन दे दिया जाए तो इनमें से कितने सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि स्वेट ग्लैंड रिलीज करती है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों अपने को ये सारे सब्सटेंस याद होने चाहिए। The primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface. However, हम जानते हैं कि स्वेट ग्लैंड का एक फंक्शन और भी है जो कि कूलिंग इफेक्ट लेकर आता है बॉडी सरफेस पर फिलहाल हमें जब एक्सक्रीशन में बात करनी है तो बच्चों इन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हमें याद रखना है जिनको हम स्वेट ग्लैंड के थ्रू क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। बात करें बच्चों सीबेसियस ग्लैंड की, बच्चों सीबेसियस ग्लैंड जो है दिस सीक्रेट सीबम विच कंटेन वैक्स, स्टीरोल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स, और हम बात करें बच्चों फैटी एसिड्स की, तो इनको बच्चों ये एक्सक्रीट आउट करता हुआ दिखाई देता है। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन इंटेगुमेंट इन मेनी एक्वेटिक एनिमल एक्सक्रीट अमोनिया इन द सराउंडिंग मीडियम बाय डिफ्यूजन। हम बात करें बच्चों सीबेसियस ग्लैंड की, तो सीबेसियस ग्लैंड वैक्स, स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन एंड फैटी एसिड को क्या करता है, एक्सक्रीट आउट करता है। हम जानते हैं हमारी सीबेसियस ग्लैंड जो है बच्चों ये ऑयली सिक्रेशन रिलीज करती है जो कि हमें प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करती है सनलाइट से। हम बात करें बच्चों कुछ और एनिमल्स की, तो और एनिमल्स में हम देखते हैं कि अमोनिया भी हम देखते हैं डिफ्यूजन करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बच्चों स्किन की, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट भी यहां पर कंसिडर किया। अब बात करें बच्चों लीवर की, तो लीवर जो है आप देखें, लीवर इज द मेन साइट फॉर एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स जिनकी हम बात करेंगे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन की, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन एंड सम विटामिन एंड ड्रग्स की। बच्चों ये जो है सारे सब्सटेंसेस बच्चों लेके कौन जाएगा, तो आप जानते हैं लीवर का एक मेन प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं बाइल। बाइल क्या करेगा, इन सब सब्सटेंसेस को कैरी करेगा, इन मटेरियल को टू द इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम दिस इंटेस्टाइन ये कहां से बाहर निकाल दिए जाएंगे बच्चों, फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो लीवर के लिए भी आपको याद रखना है। चलिए बच्चों अब टॉपिक देखते हैं हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस टॉपिक बच्चों इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आइए मेरे साथ कनेक्ट होइएगा बच्चों। देखें अगर किसी पर्सन के अंदर किडनी फेल होने की कंडीशन आ जाए जिसे हम बोलते हैं रीनल फेलियर बच्चों, तो उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाए या फिर जबकि किडनी अपने नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रही है तो हम जानते हैं इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो चुके हैं। तो उन नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकलवाने के लिए हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं बच्चों। समझिएगा बच्चों, अगर किसी पर्सन के अंदर अगर किडनी फेलियर कंडीशन है यानी रीनल फेलियर कंडीशन है और अगर हम आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू उसके नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाले तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों, कन्वीनिएंट आर्टरी के थ्रू ब्लड को ड्रेन आउट करते हैं। अब ये जो ब्लड आता है बाहर की तरफ इसके अंदर हम हिपेरिन मिक्स करते हैं बच्चों ताकि कोआगुलेशन ना हो। इसके बाद हम उस ब्लड को बच्चों सिरिंज ऑफ ट्यूब से गुजारते हैं जो हम बोलते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन से बनी होती है जो कि बच्चों सेमी परमिएबल होती है बच्चों नेचर के अंदर। अब ये ब्लड जब इन ट्यूब्यूल से या फिर हम बोले सेलोफेन मेम्ब्रेन से जब क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है देन हम देखते हैं कि यहां से नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होता है थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। रीजन क्या होता है बच्चों समझिएगा, जहां पर ये सेलोफेन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यानी ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बच्चों, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है यहां पर हम सप्लाई करते हैं बच्चों फ्रेश डायलिसेट की। बच्चों ये जो डायलिसेट होता है बच्चों इसके अंदर हम याद रखते हैं कि यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बच्चों ये नहीं होते, बाकी हम सेम कंपोजिशन की बात करते हैं कि प्लाज्मा की ही होती है। यानी कि जो डायलिसेट होता है बच्चों जो कि इन सेलोफेन मेम्ब्रेन के अराउंड प्रेजेंट होगा उसकी कंपोजिशन क्या होगी, तो याद रखना है प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी प्लाज्मा का ही कंपोजिशन होगा लेकिन नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या होता है बच्चों आप समझिए, ये जो ब्लड यहां से हम लेकर आ रहे हैं इस पर्सन से बाहर की तरफ इसमें क्या ज्यादा होगा, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होंगे क्योंकि किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। अब ये जो ब्लड है इन सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करेगा और ये सेमी परमिएबल हो रही है, यहां पर हम डिफ्यूजन ग्रेडियंट जनरेट करेंगे बच्चों।
हम इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है उसके अंदर हम नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रखेंगे, और अगर नाइट्रोजनस वेस्ट अगर इसके सराउंडिंग मीडियम नहीं में होगा तो फिर ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू करेंगे। इसका एग्जांपल मैंने यहां पर एक सिंपल सा लिया है आपके पास कि जो ब्लड था उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो इमेजिन कीजिएगा, और जो डायलिसेट है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। मैं यहां पर लिख देता हूं नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है यहां पर, और इस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे बच्चों ये क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है इस डायलिसेट सॉल्यूशन के अंदर, ये हम कहते हैं हमारी सेलोफेन मेम्ब्रेन है। ब्लड में से अब नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करेंगे बच्चों, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे बच्चों, मूव करेंगे, और धीरे धीरे हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कहां आ जाएंगे बच्चों, इस डायलिसेट के अंदर आ जाएंगे। हाँ, हमें यह भी याद रखना है कि समय समय पर हमें इस डायलिसेट को, जो यूज्ड डायलिसेट है, उसको चेंज भी करते रहना है। इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं एक टाइम पर यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और अगर यहां पर नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो जो ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है अब वो यहां पर मूवमेंट शो नहीं करेंगे, तो हमें फ्रेश डायलिसेट को पोर करते रहना होता है। तो बच्चों ये देखो यहां पर दिखा रखा है कि फ्रेश डायलिसेट का तो इनलेट है, जबकि यूज डायलिसेट को हमने क्या कर लिया, बाहर की तरफ निकाल लिया। अब फाइनली जो है ब्लड को वापस इस पर्सन के अंदर, इस पेशेंट के अंदर हम वापस क्या कर देते हैं बच्चों, इनलेट करवा देते हैं। हम यहां पर एंटी हिपेरिन मिक्स करवा देते हैं, ताकि जो हमने हिपेरिन यहां पर ऐड किया था इनिशियली जब ब्लड को ड्रेन किया था उसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। तो बच्चों ये है हमारे पास डायलिसिस, जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी बच्चों। तो सिंपल सा याद रखना है बच्चों, ब्लड को बाहर की तरफ ड्रेन किया, उस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा होंगे क्योंकि इस पर्सन के अंदर किडनी फेलियर कंडीशन है। अब इन नाइट्रोजनस वेस्ट को हमें रिमूव करना है, तो हमने एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट करी, हमने एक सेलोफेन मेम्ब्रेन यूज करी जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। उसके एक तरफ तो हमारे पास ब्लड था जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा थे, और एक तरफ नाइट्रोजनस वेस्ट हमने एकदम हटा दिए, यानी कि हमने ऐसा सॉल्यूशन रखा जिसे हमने बोला डायलिसेट, जिसमें प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट के कैरेक्टर थे। अब नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव करते ही जाएंगे, एंड देन फाइनली हम कहेंगे प्योर ब्लड जो है इस पर्सन के अंदर एंटर करवा दिया जाएगा। तो बच्चों ये है हीमोडायलिसिस। आइए इसकी थ्योरी में इसको देखते हैं बच्चों। अगर बात करें बच्चों, मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, ये हम बात करें नॉर्मली बच्चों नाइट्रोजनस वेस्ट इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया। अगर ब्लड के अंदर अगर यूरिया ज्यादा होना शुरू हो जाए बच्चों तो इसे हम बोलते हैं यूरेमिया, विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू किडनी फेलियर। In such patient, urea can be removed by a process called hemodialysis। ये जो आर्टिफिशियल किडनी का जो बच्चों हमने किया था, ये प्रोग्राम कहलाता है बच्चों hemodialysis। During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney. Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. The unit contain a coiled cellophane tube surrounded by a fluid, जिसे हम बोलेंगे बच्चों डायलिसिंग फ्लूइड, having the same composition, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों याद रखना, having same composition as that of plasma except the nitrogenous waste। तो याद रखना डायलिसिट के अंदर है क्या, प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट बच्चों। The porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient. As nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin, जो हमने हेपेरिन मिक्स किया था उसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। दिस मेथड इज अ बून फॉर थाउजेंड ऑफ यूरोमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों। तो जिनके अंदर बच्चों रीनल फेलियर कंडीशन है और किडनी ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किन्हीं भी रीजन के कारण से, तो उनके अंदर उनके सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए बच्चों ये एक अच्छा हमारे पास मेथड है उनके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अब बच्चों अगर हम बात करें हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ कुछ डिसऑर्डर जुड़े हुए हैं, उनको हमें एक फटाफट रीडिंग देनी है बच्चों। अगर बात करें बच्चों यूरेमिया, तो यूरेमिया का मतलब क्या है, ब्लड में यूरिया क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, यानी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया इन ब्लड, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, अ कंडीशन कॉल्ड बच्चों यूरेमिया। इसी तरह बात करें बच्चों रीनल फेलियर, अगर किडनी फेल हो जाए हमारे पास तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, रीनल फेलियर। इट इज अ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रीनल डिसफंक्शन, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया, सडन राइज इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन इन ब्लड। इट इज आइदर ऑफ एक्यूट मतलब बच्चों सडन होता हुआ दिखाई दे, या फिर क्रोनिक यानी कि लंबे समय से किडनी फेलियर कंडीशन चलते हुए दिखाई दे रही है बच्चों।
अगर बात करें किडनी ट्रांसप्लांटेशन की, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ रीनल फेलियर या फिर किडनी फेलियर। किडनी फेलियर कंडीशन अगर हो जाए तो हम उस चीज में यूज करते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और आप जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम जब करते हैं तब हम जिनसे किडनी लेते हैं वो हमारे क्लोज रिलेटिव होने चाहिए, ताकि इम्यून सिस्टम जो है उसको क्या कर सके बच्चों, एक्सेप्ट कर सके। और फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली कहां से बच्चों, क्लोज रिलेटिव, टू मिनिमाइज इट्स चांसेस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स। तो आपको बच्चों थ्योरी है तो आपको रीडिंग देनी है। अगर बात करें बच्चों ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, बच्चों ग्लोमेरुलस हमने कहां पढ़ा था, तो हम जानते हैं बोमन कैप्सूल के अंदर जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं, जो नेटवर्क बनता है ब्लड वेसल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की अगर बात करें बच्चों, इट इज ए डिजीज वेयर ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, या फिर हम बात करें इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस प्रोग्रेसिवली लीड टू द रीनल फेलियर एंड लास्ट में जाते हुए बच्चों डेथ को कॉज करेगी। रीनल कैल्कुलाई की बात करें बच्चों, अगर हम जानते हैं अगर सोल्ट डिपॉजिट होने शुरू हो जाए हमारी किडनी के अंदर तो उनके कारण से जो स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों रीनल कैल्कुलाई या फिर यूरोलिथियासिस। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन विद इन किडनी, दीज कैल्कुलाई आर मेड अप ऑफ, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड के, सिस्टीन के या फिर कैल्शियम ऑक्सिलेट के। बच्चों नॉर्मली जो है बच्चों ये कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करते, हालांकि जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट से क्रॉस करेंगे तो उस समय ये पेनफुल कंडीशन कॉज कर सकते हैं। ये होते हैं रीनल कैल्कुलाई। आपको इनके याद रखना है कि कौन कौन से साल्ट जो है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस किडनी स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद बच्चे बात करें ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन बच्चों। एन्यूरिया की बात करें नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन बच्चों। पोलीयूरिया की बात करें एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, मोर यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच। हम जानते हैं बच्चों अगर एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है तो फिर क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वाटर क्या होगा, यूरिन के थ्रू लॉस होता हुआ दिखाई देगा, एक्सेस में हमें यूरिन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा, पॉलीयूरिया कंडीशन है। ड्यू टू द लेस सिक्रेशन ऑफ एडीएच द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज इन द यूरिन, सो द पेशेंट फील्स थर्स्टी अगेन एंड अगेन। दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। आप जानते हैं बच्चों हम डायबिटीज इंसिपिडस में जब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, तो वहां पर एंडोक्राइन सिस्टम में हम बताते हैं डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण से रिलीज होता है, तो क्योंकि एडीएच का सिक्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, लेस हो जाता है। और अगर एडीएच सिक्रेशन कम होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, और वाटर लॉस ज्यादा होगा तो हमारी थर्स्ट सेंटर जो है वो वापस बार बार एक्टिव होंगे, हमें बार बार प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया कंडीशन आप इसे बोलते हैं। बात करें बच्चों ग्लाइकोसूरिया की। ग्लाइकोसूरिया याद रखना है बच्चों, वर्ड तो ग्लाई है, ग्लाई के साथ कहीं कंफ्यूजन मत हो जाना, ग्लाइकोजन मत इसको सोच लेना। एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन बच्चों, this sign is present in diabetes mellitus. This disease is caused by mainly due to less secretion of insulin. तो बच्चों आप जानते हैं डायबिटीज मेलाइटस के बारे में हम पढ़ते हैं, जबकि इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है उस कंडीशन में ग्लाइकोसूरिया कंडीशन होनी शुरू हो जाती है, कीटोन्यूरिया कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम में आप डिटेल में इसे पढ़ते भी हैं। हिमेटूरिया की बात करें बच्चों, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन, अगर यूरिन में आना शुरू हो जाए तो इसे बोलते हैं बच्चों हिमेटूरिया कंडीशन। इट इज अ सिम्टम ऑफ मेनी डिजीज लाइक ब्लैक वाटर फीवर या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बच्चों एक फास्ट रीडिंग देनी है इनकी आपको। डायूरेसिस की बात करें, द प्रोसेस ऑफ एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज इज टर्म्ड एज डायूरेसिस। इसी तरह बात करें बच्चों डिस्यूरिया, कंडीशन ऑफ पेनफुल मिक्सचरेशन, अगर ऐसा हो तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्यूरिया। सिस्टाइटिस नाम के साथ जोड़ना बच्चों, सिस्टाइटिस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर अगर इंफेक्शन होना शुरू हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टाइटिस। इसी तरह बात करें प्रोटीन यूरिया बच्चों, अगर ब्लड में प्रोटीन मिलनी शुरू हो जाए, जैसे कि एल्बुमिन मिलनी शुरू हो जाए, प्रोटीन मिलने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया, जिसका एग्जांपल है हमारे पास एल्बुमिनुरिया। अगर प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन यूजुअली अकर्स इन नेफ्राइटिस, यानी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए ग्लोमेरुलस नेटवर्क के अंदर, व्हेन द साइज ऑफ फिल्टरिंग स्लिट एनलार्ज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन लूजेस इट्स नेगेटिव चार्जेस। आप जानते हैं बच्चों अगर हम बात करें हमारे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की, तो उसका पहला बैरियर हमने बात की थी ब्लड वेसल, जिसके अंदर वो ब्लड फ्लो हो रहा था। तो अगर उसका साइज अगर इंक्रीज हो जाए और हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटियोग्लाइकन जो है अपनी नेगेटिविटी को लूज कर दे, तो प्रोटीन अब क्या होनी शुरू हो जाएंगे, फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे। इसके कारण से हम देखते हैं प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास एल्बुमिनी यूरिया।
कीटोन्यूरिया की बात करें, प्रेजेंस ऑफ एब्नॉर्मली हाई कीटोन बॉडीज इन यूरिन। बच्चों डायबिटीज मेलाइटस के केस में हम देखते हैं बच्चों कीटोन्यूरिया होनी शुरू हो जाती है। कीटोन्यूरिया आपको वर्ड याद रखना है, कीटोन बॉडीज अगर यूरिन के अंदर मिले तो इसे हम बोलते हैं कीटोन्यूरिया। इसी तरह बच्चों हीमोग्लोबिनूरिया, बच्चों प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स इन यूरिन। बच्चों इसे हम बोलते हैं नॉर्मली हीमोग्लोबिनूरिया। बच्चों आप हीमेटूरिया याद रखें, आप हीमोग्लोबिनूरिया याद रखें। बच्चों सेम सिम्टम है हमारे पास। नेफ्राइटिस की अगर बात करें बच्चों, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसे हम बोलते हैं बच्चों नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बच्चों आप एक ही टर्म लेकर चले। इसी तरह बच्चों बात करें, कुछ और गोल्डन की पॉइंट है हमारे पास आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, आप इसको भी फटाफट डिस्कस करते हैं। द यूरिन ऑन स्टैंडिंग गिव पंजेंट इन स्मेल, और ये स्मेल जो होती है बच्चों ये किसके कारण से आती है, तो यूरिनोड के कारण से हम बात करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ये यूरिन की स्मेल जो है वो बहुत तेज होनी शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कन्वर्जन होना शुरू हो जाता है यूरिया का किसके अंदर बच्चों, अमोनिया। हम जानते हैं हमने रिलीज क्या किया बच्चों, यूरिया, लेकिन ये बना किससे था बच्चों, अमोनिया से ही बना था। आप जानते हैं लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रेब हैंसलेट साइकिल चलता है जो कि अमोनिया एंड CO2 को कन्वर्ट करता है यूरिया के अंदर। तो नॉर्मली जो स्मेल आती है वो तो आती है बच्चों यूरिया की, लेकिन थोड़ी देर बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस यूरिया को अगेन कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया के अंदर, जिसके कारण से बहुत ज्यादा तेज स्मेल आनी शुरू हो जाती है। दूसरा पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस पर डे विल इंक्रीज ऑन ए कोल्ड डे ड्यू टू लेस सिक्रेशन ऑफ ADH। आप इसका रीजन बता सकते हैं बच्चों ऐसा क्यों हुआ। हम जानते हैं कोल्ड डे है, पसीना जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, यानी स्वेट के थ्रू वाटर लॉस नहीं होगा, तो बॉडी के अंदर अब क्या होना शुरू हो जाएगा, वाटर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, ADH के सिक्रेशन को क्या कर देंगे बच्चों, सप्रेस कर देंगे, ताकि यूरिन के थ्रू उस वाटर लॉस को हम क्या कर सकें बच्चों, इंक्रीज कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये याद रखना, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन हिपेटिक वेन because urea is synthesized in liver. Least concentration of urea is found in renal vein because urea is excreted through the urine formed in kidney. चलो मैं एक सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों, एक मैं एग्जांपल लेता हूं हिपेटिक वेन का, हिपेटिक वेन, एक मैं नाम लिखता हूं रीनल आर्टरी, और एक मैं नाम लिखता हूं बच्चों रीनल वेन। आपको इन तीनों में मुझे बताना है कि सबसे ज्यादा यूरिया किसमें मिलेगा और सबसे कम यूरिया किसमें मिलेगा बच्चों। तो बड़ा सिंपल सा है बच्चों, समझिएगा बात को। हम जानते हैं लीवर जो है इसके अंदर ऑर्निथिन साइकिल चलता है या फिर क्रेब हैंसलेट साइकिल चलता है, और हम हमारे अमोनिया को जो हमारी सेल्स प्रोड्यूस करती है मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करते हैं बच्चों किसके अंदर, यूरिया के अंदर। तो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ कहां पर, लीवर में। अब जो लीवर से ब्लड बाहर निकलेगा उसके अंदर तो यूरिया क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम ही होगा। अब ये यूरिया कहां जाएगा बच्चों, हार्ट में जाएगा, और हार्ट के थ्रू ये बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन से क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा। तो हम डिफरेंट डिफरेंट आर्टरी के अंदर तो उसे कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर इन तीन ऑप्शन में अगर कंपेयर करना हो तो देखो अब हमारे पास दो ऑप्शन और बचते हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन के अंदर कंपैरिजन करना है हमें। तो आप देखिए बच्चों, ये मान लो किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई जो हम करते हैं वो डोर्सल एओर्टा से इस रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी में भी क्या होगा बच्चों, यूरिया होगा, क्योंकि यूरिया हमारे ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ चुका है। अब एक स्ट्रक्चर होती है रीनल वेन। आप मुझे बताएं रीनल आर्टरी और रीनल वेन में से ज्यादा किसके अंदर यूरिया मिलेगा। ऑफ कोर्स बच्चों रीनल आर्टरी के अंदर आपको क्या मिलेगा बच्चों, ज्यादा यूरिया मिलेगा। इसका रीजन ये है कि यहां से यूरिया आया, एंड अब ये जो किडनी है ये भी तो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। ये क्या करेगी, उस यूरिया को कहां, इस यूरिन के थ्रू बच्चों क्या करेगी, बाहर निकालेगी। तो हमारी रीनल वेन जो है उसके अंदर यूरिया क्या होगा बच्चों, कम होगा। अगर बच्चों रीनल वेन के अंदर यूरिया ज्यादा मिलना शुरू हो जाए तो फिर हमारी किडनी ने फंक्शन भी क्या परफॉर्म किया। तो बच्चों कंपेरेटिवली अगर बात करें तो हिपेटिक वेन में तो ज्यादा होता ही है, और सबसे कम अगर बात करें तो रीनल वेन में। और अगर कभी रीनल आर्टरी, जैसे आपको नॉर्मली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहां पर आपको तीन में कंपेरिजन करवाएगा, तो आपको याद रखना है रीनल वेन में सबसे कम यूरिया, हिपेटिक वेन में सबसे ज्यादा, और बीच में हम रखेंगे रीनल आर्टरी को बच्चों। तो यहां पर भी वही बात कर रहा है, तो ये पॉइंट याद रखना है हमने को। अगर बात करें बच्चों, अगर एक किडनी रिमूव कर दी जाए तो आप जानते हैं हमने बात की थी कंपनसेट हाइपरट्रॉफी की, दूसरी किडनी अपना साइज इंक्रीज कर लेगी, इसे हम बोलते हैं कंपनसेट हाइपरट्रॉफी। इफ वन किडनी इज रिमूव्ड द रिमेनिंग वन एनलार्ज एंड परफॉर्म फंक्शन ऑफ बोथ किडनीज। अपना साइज बढ़ाकर दोनों किडनी का फंक्शन परफॉर्म करने की वो क्या करेगी बच्चों, कोशिश करेगी। कैमल्स की अगर बात करें बच्चों तो ये क्या करता है, ये अपने वाटर के लिए बात करता है, तो रिड्यूसिंग यूरिनरी वाटर लॉस एंड वाटर लॉस बाय स्वेट। इस तरह से वो स्वेट के थ्रू और अपने यूरिन के थ्रू वाटर लॉस को कम करके वो वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करता है। दूसरा पॉइंट अगर याद रखें, अर्थवर्म एक्सक्रीट अमोनिया व्हेन सफिशिएंट वाटर इज अवेलेबल।
दूसरा, while they excrete urea instead of ammonia in the drier surrounding। बच्चों अगर वाटर ज्यादा अवेलेबल है तो हम जानते हैं अमोनिया जो होती है वाटर को ज्यादा रिक्वायर करती है अपने रिमूवल के लिए, तो अगर वाटर ज्यादा अवेलेबल है तो अर्थवर्म क्या रिलीज करेगा, अमोनिया, लेकिन अगर ड्रायर कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या रिलीज करेगा बच्चों, यूरिया। अगर बात करें when lungfish and xenopus यानी कि अमेरिकन अफ्रीकन टोड live in water, they are normally monotelic but they become urotelic when they live in moist air or mud during summer। इसी तरह अगर क्रोकोडाइल की बात करें बच्चों तो क्रोकोडाइल में भी कुछ इस तरह का ही फिनोमिना देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्मली क्रोकोडाइल भी क्या होते हैं बच्चों, मोनोटेलिक होते हैं। दूसरा, बीन शेप्ड किडनी प्रेजेंट होती है इन मैमल्स। यूरिक एसिड इज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन। बच्चों प्यूरिन से अगर बात करें तो ह्यूमन में क्या बनता है, 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन इज यूरिक एसिड। बच्चों तो यूरिक एसिड अगर आपसे पूछे कि कहां से आया, किस मेटाबॉलिज्म से आया, तो आपको याद रखना है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से क्या बना हमारा यूरिक एसिड। इसी तरह इन्यूलिन और पाहा। बच्चों आपको ये दो सब्सटेंसेस याद रखने हैं, हालांकि इनकी मैकेनिज्म तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि इन्यूलिन को आप यूज करते हैं जीएफआर को एस्टिमेट करने के लिए, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को एस्टिमेट करने के लिए, और इसी तरह पाहा को डॉक्टर जो है वो यूज करता है यानी कि पैरा अमीनो हिपेरिक एसिड को यूज करता है किसके लिए बच्चों, ताकि चेक करने के लिए रीनल प्लाज्मा फ्लो को। क्लियरेंस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट आरपीएफ, रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो आपको दो सब्सटेंसेस बच्चों याद रखना है, हमारी बॉडी जो है वो इन इन्यूलिन और पाहा इन दोनों सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी में नहीं रखती है और इसे क्या करती है, वो बाहर निकालती है, और इनका हम यूज कर लेते हैं जीएफआर और आरपीएफ को डायग्नोस करने में। तो इन्यूलिन जीएफआर के लिए है बच्चों और पाहा जो है बच्चों आरपीएफ के लिए है। ये आपको दो नाम जो है बच्चों ये याद रखने हैं। अगर बात करें बच्चों जो यूरिया का जो टेस्ट होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं यूरियस टेस्ट, जिसमें आपको जो याद रखना है नॉर्मली इसमें हम फिनोल रेड यूज करते हैं इंडिकेटर के लिए, और नॉर्मल जो टेम्परेचर रखते हैं इस रिएक्शन के लिए वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एक नॉर्मल रीडिंग देनी है बच्चों। इसी तरह बात करें बच्चों यूरिनरी ब्लैडर की, तो यूरिनरी ब्लैडर के लिए कुछ वॉल्यूम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टिमुलेशन फॉर वॉइडिंग ऑफ यूरिन वो कितने पर आता है, तो 220 सीसी पर। इसी तरह अगर बात करें मैच्योरेशन नॉर्मली कहां पर होता हुआ दिखाई दे जाता है, तो 300 to 400 ml पर। इसी तरह अगर बात करें बच्चों डिस्कंफर्ट सिचुएशन कब आना शुरू हो जाती है, तो 500 ml पर। और अगर हम बात करें बच्चों कैपेसिटी की, नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर की यूरिन रखने की कैपेसिटी जो होती है वो कितने पर होती है, तो 1000 सीसी 1000 ml पर। चलिए अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा था जब फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अपने पढ़ रहे थे तो उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन भी एक पार्ट था। बेसमेंट मेम्ब्रेन में कुछ खास पार्ट ये था कि वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोटियोग्लाइकन प्रेजेंट थे, और इन नेगेटिव चार्ज प्रोटियोग्लाइकन का रोल क्या आ रहा था बच्चों, कि प्रोटीन जो नेगेटिव चार्ज थी उनको ये क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। यानी कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट ये प्रोटियोग्लाइकन जो होते हैं ये प्रोटीन को रिपेल करते हैं। यही ये पॉइंट लिख रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ मेशवर्क ऑफ कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकन फाइब्रिल्स। It prevents filtration of plasma proteins because of strong negative charge present on it due to proteoglycans। इसके बाद बच्चों देखो यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, यूरिन जो हम बना रहे थे वो क्या है, ये कह रहा है कि फिल्ट्रेशन रेट से हम माइनस कर दें रीअब्जॉर्प्शन रेट एंड उसके अंदर जोड़ दें सिक्रीशन रेट, जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो यूरिन है। क्या कहना चाहता है बच्चों समझिएगा, अगर हम बात करें बोमन कैप्सूल की, पीसीटी, लुपोफेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, अगर हम जानते हैं कि यहां पर से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, देन हम देखते हैं पीसीटी वाला पार्ट, लुपोफेनले वाला पार्ट एंड डीसीटी वाले पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा हमने बात की थी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के नेटवर्क से ट्यूबुलर सिक्रीशन किया जाता है, और ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो ब्लड वेसल से यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी के नेटवर्क से इस पीसीटी वाले पार्ट में, डीसीटी वाले पार्ट में एंड कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में पोर किया जाता है। जो फाइनल यूरिन बनेगा बच्चों वो क्या है कि यूरिन बनने में जो फिल्ट्रेशन आया था उसमें से हमने रीअब्जॉर्प्शन किया, वो तो हमने माइनस कर दिया, एंड हमने क्या ऐड कर दिया यहां पर ट्यूबुलर सिक्रीशन को। इसी पॉइंट को ये बता रहा है कि यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट क्या है, फिल्ट्रेशन रेट, इसमें से रीअब्जॉर्प्शन रेट हम क्या कर दे, माइनस कर दे, क्योंकि इसको तो हमने क्या कर लिया था, रीअब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन हमने क्या डाल दिया था, सिक्रीशन कर दिया था, ट्यूबुलर सिक्रीशन कर दिया था, तो सिक्रीशन रेट को हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो हमारे सामने क्या आ जाएगी, यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट आ जाएगी। इसी तरह बच्चों एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ फंक्शनिंग नेफ्रॉन डिक्रीजेज 10% फॉर एवरी 10 ईयर्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के बाद, हर 10 साल के बाद हम देखते हैं कि जो नेफ्रॉन का नंबर होता है वो 10% से घटता हुआ चला जाता है। इन ईच किडनी देयर आर अबाउट 250 कलेक्टिंग डक्ट्स
ईच ऑफ विच कनेक्ट्स यूरिन फ्रॉम 4000 नेफ्रॉन। बच्चों मैंने बात की भी थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेफ्रॉन का पार्ट कौन सा नहीं है, तो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है बच्चों वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता। हमारी एक किडनी में अगर बात करें तो 250 कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट होती है, जो कि 4000 नेफ्रॉन से क्या कलेक्ट करती है, यूरिन को कलेक्ट करती है, या हम कहें बच्चों तो 4000 या 4000 नेफ्रॉन को कनेक्ट करते हुए दिखाई देती है बच्चों एक कलेक्टिंग डक्ट। बच्चों फंक्शन ऑफ किडनी बच्चों आप जानते हैं, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करवाएगी बच्चों, ये बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करवाएगी, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इसी तरह बात करें एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेशन करेगी। इसी तरह बात करें बच्चों आर्टेरियल प्रेशर को हम कहीं ना कहीं रेगुलेशन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं रेनिन की, हम बात करते हैं बच्चों एल्डोस्टेरोन हार्मोन की, हम बात करते हैं बच्चों एडीएच को स्टिमुलेट करने की, तो कहीं ना कहीं ये आर्टेरियल प्रेशर को भी रेगुलेट करते हुए दिखाई देगी बच्चों। मेटाबॉलिक वेस्ट और फॉरेन सब्सटेंसेस को या फॉरेन केमिकल्स को रिलीज करते हुए दिखाई देगी। सिक्रेशन की बात करें कि कुछ हार्मोन्स का रिलीज करती है, जैसे कि इरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन। आप जानते हैं इरिथ्रोपोइटिन जो है वो आरबीसी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और हम जानते हैं रेनिन जो है वो हमारी रास मैकेनिज्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बात करते हैं बच्चों यहां पर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ यूरिन वो किसके कारण से होती है, तो वो यूरिनोड के कारण से होती है, और बाद में बहुत फास्ट तेज हो जाती है वो स्मेल। वो क्यों हो जाती है, ताकि यूरिया जो है वो कन्वर्ट हो चुका होता है अमोनिया के अंदर, किसके कारण से, बैक्टीरिया के कारण से। Substances which are completely reabsorbed are called high threshold substances। बच्चों देखो अब हमारे पास टर्मिनोलॉजी आएंगी बच्चों हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस की, ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस की, या इसी तरह बात करें सब थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस की, या फिर बात करेंगे बच्चों हमारे पास लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस की। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस का मतलब यह है कि हम उस सब्सटेंसेस को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं जाने देंगे, जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, या फिर एक एग्जांपल और लूं मैं फैटी एसिड, वो हमारे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस है। इसी तरह अगर बात करूं बच्चों हमारे ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस को, यानी कि जिसको बॉडी वापस से रीअब्सॉर्ब नहीं करना चाहती, जैसे कौन कौन से हैं बच्चों, इन्युलिन, सल्फेट्स, इसी तरह हमने बात की थी पाहा यानी पैरा अमीनो हिप्योरिक एसिड। एक बात करें बच्चों सब्सटेंसेस जो कि वेरिएबल कमांड में होते हैं, हमारे पास वेरिएबल थ्रेशोल्ड कहलाते हैं, वो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। याद करो बच्चों डीसीटी वाले पार्ट पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था। इसी तरह एडीएच जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था। तो हमारी ये वेरिएबल थ्रेशोल्ड सब्सटेंस हो गए बच्चों, अगर बॉडी की कंडीशन रिक्वायर करती है तो हम इन सब्सटेंसेस क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। सब्सटेंसेस विच आर लेस रीअब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। बच्चों यूरिया को याद करो, तो यूरिया हम बहुत थोड़ा सा हम देखते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट के लेटरल पार्ट से यूरिया को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए। तो ये बहुत कम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। अब बच्चों कुछ अदर एक्सक्रीटरी वेस्ट है, उनको भी आपको एक फास्ट रीडिंग देनी है। जैसे कि हम बात करें ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड, जिसे TMAO बोलते हैं। सम एनिमल कन्वर्ट द अमोनिया इनटू नॉन टॉक्सिक ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड एंड एक्सक्रीट इट हैज अ टिपिकल फिशी स्मेल। ये कौन कौन है बच्चों, तो मेराइन बोनिफिसिस ये करती हैं, मेराइन मोलस्कन एंड मेराइन क्रस्टेशियन। तो आपको एग्जांपल याद रखने बच्चों नॉर्मल इसके सब्सटेंसेस के साथ। इसी तरह ग्वानिन के लिए आपको याद रखना बच्चों, स्पाइडर जो होता है वो कन्वर्ट करता है अमोनिया को इनटू ग्वानिन एंड देन उसे एक्सक्रीट करता है बाहर की तरफ। ये जो है सिमिलर होता है यूरिक एसिड के बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर होती है इसकी बच्चों क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। ग्वानिन इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इट इज ऑल्सो एन एडेप्टेशन टू चेक वाटर लॉस, ताकि वाटर लॉस जो है वो ज्यादा ना हो। इस तरह अगर बात करें बच्चों एलेंटोनिन, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फोकस करना। अगर बात करें बच्चों मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ये क्या करते हैं बच्चों, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन दोनों को ही, यानी कि प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं बच्चों एलेंटोनिन में, एंड देन उसे क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। लेकिन हमारे ह्यूमन में समझना बच्चों, ह्यूमन में प्यूरिन जो होता है वो किस फॉर्म में रिलीज किया जाता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। जबकि अगर बात करें पायरिमिडिन जो होता है बच्चों वो एलेनाइन एंड आइसोब्यूटारिक एसिड की फॉर्म में रिलीज किया जाता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट करके याद रखना है बच्चों। हिप्यूरिक एसिड की बात करें बच्चों, तो अगर हम देखते हैं यूरिन में हिप्यूरिक एसिड भी आता है, वो हिप्यूरिक एसिड आया कहां से, तो याद रखना है बच्चों इन मेमल्स द बेंजोइक एसिड जो होता है इज एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ हिप्यूरिक एसिड। बेंजोइक एसिड जो है बच्चों उसी को हम हिप्यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज करते हैं। बेंजोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन जो है वो हिप्यूरिक एसिड। हालांकि आपको एक फास्ट रीडिंग देनी है बच्चों बस इसकी। बट इन द बर्ड्स, अब बर्ड्स में क्या होता है, बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद ऑर्निथिन अमीनो एसिड एंड ऑर्निथोरिक एसिड जो है बच्चों वो क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो बच्चों हमारे अंदर या मैमल्स में बात करें तो बेंजोइक एसिड को हिप्यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि अगर बात करें बर्ड्स के अंदर तो बेंजोइक एसिड ऑर्निथिन के साथ मिलकर ऑर्निथोरिक एसिड की फॉर्म में क्या किया जाता है, बोलो बच्चों रिलीज किया जाता है।
क्रिएटिन की बात करें बच्चों, इन नॉर्मल यूरिन, याद रखना बच्चों, क्रिएटिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन ये प्रेजेंट भी होता है। तो वो किन में प्रेजेंट होता है वो याद रखना है बच्चों, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स के अंदर, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग फीमेल्स के अंदर, यहां पर आपको क्रिएटिन मिलेगा। तो नॉर्मली क्रिएटिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। किन में मिलेगा बच्चों, तो ये याद रखना है। और ये क्रिएटिन आता कहां से है, तो ये आता है बच्चों लीवर से, फ्रॉम अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से। इसी तरह बच्चों बात करें क्रिएटिनाइन की, तो क्रिएटिनाइन जो है वो नॉर्मली मिलता है बच्चों। क्रिएटिनाइन की बात करें तो इज द ब्रेकडाउन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ बच्चों किसके, क्रिएटिन के। इट इज फॉर्म्ड इन द मसल्स। हम बात करेंगे जब मसल पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे क्रिएटिन फॉस्फेट जो होते हैं वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, उनके ब्रेकडाउन के कारण से बच्चों हम देखते हैं कि ये क्रिएटिन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि यूरिन के थ्रू बच्चों क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। यहां पर हम ये चैप्टर बच्चों खत्म करते हैं। अब आपकी बारी है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट।